हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 होंडा शाइन 125 की OBD2B मॉडल। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ ही लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि OBD2B मॉडल है तो कंपनी ने यहाँ पर OBD2B सेंसर के साथ और भी कई सारी चेंजेस करी है। उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे और उन चेंजेस की वजह से क्या यहाँ पर चलते वक्त आपको कोई फील डिफरेंट मिल रहा है इसकी पुरानी वाली मॉडल से, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोग को क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर आप लोग 125 सीसी में कम्यूटिंग बाइक के हिसाब से अगर इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे या फिर इस बाइक को किसी और बाइक के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं जो कि इसकी टफेस्ट कॉम्पिटिटर में भी आती है, तो क्या आप लोग के लिए बाइक खरीदना सही हो सकता है या नहीं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू स्टार होंडा कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर होंडा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं इंक्लूडिंग बिग विंग प्रोडक्ट्स, शोरूम को आप लोग कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आप देख सकते हैं जो की है यहाँ पर होंडा की लोगों के साथ नॉर्मल की जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था वही आप लोग को अभी भी मिल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा कोई चेंज वैसे कंपनी ने किया नहीं है। तो अब दोस्तों ये 2025 वाली OBD2B मॉडल है, तो यहाँ पर कई सारी चेंज कंपनी ने करी है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को फ्रंट व्यू से ही बताऊं कि चेंज क्या हुई है, तो स्पेशली अगर मैं डिस्क मॉडल के बारे में भी अगर आप लोगों को बताऊं, तो आज मैं आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली लेकर नहीं आ पाया हूँ बिकॉज वो अभी तक मेरे एरिया में अवेलेबल है नहीं। तो वहाँ पर भी अगर आप लोग जाते हैं तो पहले आप लोगों को यहाँ पर एक एक्सेलेरेशन वाली केबल मिला करती थी, सो अभी आप लोग को यहाँ पर मिल नहीं रही है। तो ये पहला जो चेंज है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। अब दोस्तों किसी और कंपैरिजन वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो डिस्क मॉडल है वो भी यहाँ पर लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट जो चेंज है दोस्तों वो आप लोग को यहाँ पर मीटर कंसोल में दिखेगी। अब ये मीटर कंसोल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं नॉर्मलाइज हो रही है, क्योंकि अगर आप लोग लीवो 110 में देख रहे हैं तो भी आप लोगों को कुछ इसी तरीके की जो मीटर कंसोल है वो मिल रही है, जो कि पहले SP 125 में मिला करता था। अभी भी आप लोग को SP 125 जो बेस मॉडल है, ड्रम मॉडल, वहाँ पर यही आप लोग को मीटर कंसोल मिलता है। बाकी टॉप मॉडल में तो आप लोग को TFT मीटर कंसोल मिलने लग गया। देन आप लोग को अभी यहाँ पर शाइन 125 में भी मीटर कंसोल मिल रहा है, जो कि कंप्लीटली आप देख सकते हैं डिजिटल है, लेकिन यहाँ पर ब्लूटूथ इंट्रोड्यूस नहीं करा गया है। बाकी इंजन मैल फंक्शन लाइट, देन न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर्स वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जो पहले पूरी तरीके से आप कह सकते हैं एनालॉग मिलता था, ये आप लोगों को कंप्लीटली यहाँ पर अभी डिजिटल मिलने लग गया है, ठीक है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्यूल गैस सेंसर है ये आप लोगों को दिख रहा है, स्पीडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ओडोमीटर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि कितनी किलोमीटर बाइक चल चुकी है, टाइम दिखा रही है। पहले आप लोगों को गियर पोजीशन सेंसर नहीं मिलता था, वो भी आप लोगों को अभी यहाँ पर मिलने लग गया है। और साथ ही अगर आप लोग ये सिलेक्ट का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप A, ट्रिप B, ठीक है, किलोमीटर्स पर लीटर जो एवरेज है या फिर जो यहाँ पर रेंज है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर ये आप लोग को बिल्कुल बता रही है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक वाली वर्जन है, लेकिन अगर आप लोग डिस्क ब्रेक वाली वर्जन पर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग एक चेंज में बिल्कुल मानकर चल सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों को किल स्विच वाला बटन मिलता था उसको हटा के कंपनी ने यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप जो सिस्टम है इसको कंपनी ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या है दोस्तों ये, इसके बारे में आगे चलाते हुए बात करेंगे, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि एक चेंज जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट जो चेंज मैं आप लोगों को बताऊँगा SP 125, 160, यूनिकॉर्न, आप लोगों ने देखा है सारे बाइक्स में OBD2B के लिए यहाँ पर एक और सेंसर जोड़ा गया है, ताकि यहाँ पर इंजन को और ज़्यादा पोल्यूशन फ्री बनाया जा सके, ठीक है, दूषण मुक्त किया जा सके इसको और ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक बात है। बाकी दोस्तों मुझे यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम, मुझे बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है यहाँ पर समझ में आई नहीं है। बाकी क्या ये ESP काम करती है इसके बारे में थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर बात बिल्कुल करने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो चेंज आप लोग को मिलेगा, रियर टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले आप लोगों को 80/100 सेक्शन की मिला करती थी, चाहे आप इसकी डिस्क मॉडल में जा रहे हो या फिर ड्रम मॉडल में। मैं यहाँ पर रियर टायर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर 90/90 सेक्शन की मिल रही है विथ 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको 10 mm तक बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो और थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया। इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे दोस्तों कि कितनी अच्छी यहाँ पर अभी राइडिंग एक्सपीरियंस मिल रही है। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, चाहे आप ड्रम में जा रहे हो, मॉडल में जहाँ पर
फ्रंट में आप लोगों को ड्रम ब्रेक मिल रहा हो, या फिर अगर आप लोग देख रहे हैं डिस्क जहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रहा हो, दोनों ही मॉडल में आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगी। तो आप कह सकते हैं दोस्तों टायर को थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है। अब चौड़ा बनने की वजह से राइड के दौरान क्या यहाँ पर चेंज समझ में आता है, उसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा जो चेंज है वो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों प्राइस के बारे में। देखिए प्राइस एग्जैक्ट अभी तक मुझे पता नहीं चल पाया, बिकॉज बाइक अभी अभी यहाँ पर शोरूम में आई हुई है। जैसे मुझे पता चल पाता है मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैं उसको पिन कर दूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोग को इतना बता सकता हूँ दोस्तों, पहले ड्रम मॉडल की प्राइस 1,01,000 और डिस्क मॉडल की प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1,05,000 तक में आती थी। तो अभी आप लोगों को 2 से 3 हज़ार रुपये और यहाँ पर ज़्यादा पे करनी हो सकती है। बाकी दोस्तों ये प्राइस मैंने आप लोग को एक्सक्लूडिंग जो यहाँ पर एक्सेसरीज है उसके बारे में बताया है। जैसे एक्सेसरीज जुड़ती है दोस्तों, थोड़ी सी प्राइस आप लोग को इसमें और ज़्यादा पे करना हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और अगर आप कलर देख रहे हैं तो पहली वाली कलर अभी भी आप लोग को मिल रही है, लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर भले ही ये थोड़ी सी ब्लैक टाइप की कलर दिख रही हो, लेकिन ये आप लोग को यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये आप लोग को थोड़ा सा खास यहाँ पर अभी देखने में मिलेगा। OBD2B ये वाली यहाँ पर ये जो मॉडल आई हुई है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर कलर, प्राइस, चेंज सबके बारे में बताया है। और अब बात करते हैं चीज़ें हमने यहाँ पर मिल क्या क्या रही है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा वाइज़र आपको मिलेगा जहाँ पर होंडा की लोगो आप लोगों को मिल रही है। और पहले जैसे अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर की ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पर हैलोजन हेडलैम्प का सेटअप जो है मुझे यहाँ पर जलता हुआ दिख रहा है। बाकी इसको आप ऑफ नहीं कर सकते हैं, जैसे आप की ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाती है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। यह हाई बीम है, लो बीम है, देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और अभी भी दोस्तों पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और पूरी 360 व्यू दोस्तों बाइक की आप लोगों को छोड़ दो बैकग्राउंड देखने में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर 31 mm तक की टेलीस्कोपिक फोक भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। साथ ही काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की जो मडगार्ड है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट टायर देख रहे हैं तो 80/100 सेक्शन की टायर जैसे पहले मिल रहा था अभी भी हमें सेम मिल रहा है विद 18 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है दोस्तों। और साथ ही जैसे पहले कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता था, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाया जा सके। सेम चीज़ आप लोग को अभी भी यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी यहाँ पर सस्पेंशन में दोस्तों ये जो रिफ्लेक्टर है पहले जैसे अभी भी आप लोग को यहाँ पर लगी हुई मिलेगी। और अगर आप लोग एक्सेसरीज पे जा रहे हैं दोस्तों तो ये जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। होंडा की 3D लोगो जो है यहाँ पर ये मेटालिक टैंक पे आप लोगों को काफ़ी खास यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाली है। देन अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कोई चेंज हुई नहीं है। अभी भी आप लोगों को पहले जैसे अप्रॉक्सीमेटली 125 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर कंपनी ने किक स्टार्ट हटाई नहीं है। होंडा की 3D लोगो के साथ भी आप लोग को यह मिलेगा। पावर फिगर में, टॉर्क फिगर में भी कोई चेंज हुआ नहीं है। 10.7 PS की मैक्स पावर एंड 11 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क जो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अगेन मैं कहूँगा दोस्तों यहाँ पर मुझे ये जो एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा कोई चेंज मुझे समझ में आई नहीं है। पहले जैसे अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो मफलर कवर है मेटालिक तो है ही, साथ ही यहाँ पर क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल करा गया ताकि इसको और ज़्यादा वो प्रीमियम फील दी जा सके। अब दोस्तों क्योंकि एग्जॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जो आवाज़ है यहाँ पर बिल्कुल सुन लिया। अब आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं ब्रेक लीवर वगैरह देख रहे हैं, क्वालिटी इसकी काफ़ी रोबस्ट है। अगर आप इसको डेली यूज़ में रगड़ के भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। साथ ही यहाँ पर ESP लिखी हुई है दोस्तों, एनहांस स्मार्ट पावर। कंपनी कोशिश करती है विद दिस टेक्नोलॉजी इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन है उसको कम करके जो वाइब्रेशन है उसको कम करी जा सके और माइलेज को यहाँ पर एनहांस करी जा सके। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं साइड पैनल दोस्तों यहाँ पर ये भी आपको काफ़ी तगड़ी मिल रही है, जहाँ पर कुछ इस तरीके से 125 के साथ यहाँ पर स्टिकरिंग वगैरह मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ है। और टैंक पर दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप देख सकते हैं स्टिकरिंग वर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगी। शाइन यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्टिकरिंग में मिल रही है, जो आप लोगों को जिस तरीके से स्टिकरिंग वर्क के साथ आप लोगों को मिलेगा। एक बार अगर आप लोग यहाँ पर रियर पोर्शन पे आ रहे हैं दोस्तों तो अभी भी आप लोगों को ये आप देख सकते हैं जो पहले जैसे ही
मतलब कह सकते हैं बल्ब की यहाँ पर ये जो टेल लैंप है जैसे पहले मिल रहा था अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोगों को यहाँ पर ये जो फ्लेक्सिबल बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये आपको मिलेगा, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट लगाने की जगह, और ये टेल टाड़ी काफ़ी लंबी है ताकि कीचड़ से आप लोगों को बचाया भी जा सके। और इसमें मैंने ऑलरेडी कहा है टायर यहाँ पर अभी 10 mm तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ आप लोगों को 130 mm तक की ड्रम ब्रेक और एडजस्टेबल आप कह सकते हैं डुअल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी दोस्तों इसको कम्प्लीटली फोकस करा गया है आप कह सकते हैं डेली कम्यूटिंग के लिए। तो यहाँ पर अगर आप लेडीज़ पीछे बिठा रहे हैं तो यहाँ पर साड़ी गार्ड या फिर जो लेडीज़ फुटरेस्ट है वो भी आपको मिलेगा। आपको चेन पे ज़्यादा खर्चा ना करना हो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जो क्लोज चेन सिस्टम है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं मेन स्टैंड, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर, आप कह सकते हैं 5 स्पीड तो है लेकिन यहाँ पर सारी जो गियर है वो आप लोगों को पीछे की साइड मिलेगी, ठीक है। तो ये भी एक बात है, इसको भी दोस्तों आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं कि कितनी अच्छी एक्सेलरेशन ये प्रोवाइड कराती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो ये आप लोगों को बिल्कुल ही स्ट्रेट सीट मिलेगा। कितनी अच्छी कुशनिंग है दोस्तों, आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छी खासी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी 791 mm तक की सीट हाइट आपको मिल रही है। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर है आप कह सकते हैं 5'4" तक की भी, तो भी आप लोगों को बाइक को मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी नहीं। और वही अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं कम्प्लीटली मेटालिक है, 10.5 लीटर तक की, और माइलेज कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग यहाँ पर 60 प्लस तक की भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग आप लोगों को मिल रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल से भी इस इंजन को जो है आराम से यहाँ पर रन कराया जा सकता है। और वही अगर वेट के बारे में बात करी जाए दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर चेंज की हुई है लेकिन पहले जैसे 113 किलोग्राम की मिल रही थी आप वही वेट पकड़ कर चल सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट बढ़ी नहीं होगी दोस्तों। और क्योंकि अगर देखा जाए तो चाहे वो SP125 हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर SP160 हो, वेट वहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके घटाई गई है लेकिन अभी तक इसको मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी हमें मिली नहीं है कि वेट घटाई या बढ़ाई गई है। जैसे ही मुझे मिलता है दोस्तों मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए पिन कर दूंगा। साथ ही दोस्तों हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम, पास आउट प्ले स्विच, टर्न सिग्नल, हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। और यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच और I3S का बटन आप लोगों को मिल रहा है। बाकी मैंने एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को सुनाई है और क्या है I3S ये मैं आगे आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोगों को पहली जैसे मिल रही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई जो चेंज है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी नहीं। अब कितनी अच्छी रियर व्यू दे रही है दोस्तों आगे चलते हुए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों मोटा मोटा चेंज जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बाइक के साथ बता दिया। बाकी देखिए एक चेंज के साथ दूसरी और कई सारी चेंजेस यहाँ पर हुई है लेकिन मैंने आप लोगों को जो मेन चेंजेस है वही बताइए। और चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए इसके राइड पर चलते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं विद अ राइड रिव्यू ऑफ 2025 Honda Shine 125। अब देखिए दोस्तों सीट हाइट करीबन 791 mm की, ठीक है। अब देखिए सीट हाइट मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक भी है दोस्तों आप लोगों को मतलब मैनेज करने में प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, 5'3", 5'4" तक की। लेकिन बात क्या है देखिए फ्रंट फिटेड फुट पे आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर झुकने की ज़रूरत नहीं हो रही है, मतलब एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। और सीट में कहूँगा दोस्तों ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। अच्छा एक और बात दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप यहाँ पर इसकी जो सेटिंग वगैरह देख पा रहे हैं ना, अब देखिए क्योंकि यहाँ पर कंसोल चेंज हुई है तो इस सेटअप वगैरह चेंज होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर ये जो चेंज है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर इसको वक्त ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्पेस की कोई कमी आपको फील हो नहीं रही है, ठीक है। और एक बात है सारी गियर जो है आप लोगों को पीछे की तरफ मिल रही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट गियर और हिल एंड टो शिफ्टर दोनों आपको मिल रहा है। सेकेंड गियर, थर्ड गियर। अब देखिए 11 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है दोस्तों ये आप लोगों को डेफिनेटली समझा रही है, ठीक है। मतलब आप लोगों को यहाँ पर 10.5 PS से भी ज़्यादा की पावर 10.7 PS तक की पावर मिल रही है, वो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर समझ में बिल्कुल आ रहा है। और अभी देखिए क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो I3S सिस्टम है उसको ऑन कर रखा है, ठीक है, इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो वो देखिए वो यहाँ पर बिल्कुल इंडिकेट भी यहाँ पर हो रही है। अब इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है अबाउट क्लच। क्लच देखिए इज़ ऑन द मिड साइड, थोड़ी टाइटर साइड पर आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और वही अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एफर्ट तो आप लोग को बिल्कुल देना हो रहा है इसको अप या डाउन शिफ्टिंग करने के लिए। और अभी देखिए अगर क्लच और गियर के बारे में बात हो रही है तो अभी मैं आप लोगों को इंजन से रिलेटेड क्योंकि चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता दूँ कि चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे मैंने अभी मान के चलिए अभी यहाँ पर सामने ट्रैफिक है, मैंने इसको यहाँ पर न्यूट्रल पे खड़ा कर दिया, लेकिन अभी देखिए इंजन जो है वो ऑन थी लेकिन अपने आप देखिए बंद हो गई है क्योंकि यहाँ पर ये इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम ये देखिए अभी यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है। अब इसको चालू करने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये गियर पर होती दोस्तों तो मैं क्लच पकड़ लेता, लेकिन क्योंकि ये गियर पर नहीं है तो क्लच पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट अगर मैं ये देखिए
आवाज़ आपको आई है? जैसे ही मैंने यहाँ पर थ्रॉटल मोड़ा, गाड़ी अपने आप यहाँ पर मतलब स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको मैं फर्स्ट गियर पे डालकर अब अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पर रन करा रहा हूँ। और ये दोस्तों काफ़ी सही तकनीक है अगर आप लोग यहाँ पर इसको चाहते हैं, मतलब यहाँ पर माइलेज को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये एक बात था दोस्तों, जो माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं। बाकी आप लोगों को कैसी लगी नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। बाकी ये आप लोगों को SP125 भी मिलता है। अब दोस्तों क्योंकि इंजन के बारे में इतनी बात हो रही है, चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको यहाँ पर हम लोग परखने की कोशिश करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। $60 crossed. Let's go for 100. No vibration till now. Shifted to 5th gear. Let's see when can we reach 100. Wind blast, जबरदस्त wind blast. और दोस्तों ये आप लोगों ने देखा है 100 भी इसने यहाँ पर आराम से पार कर लिया है। अब देखिए मैं ये कहूँगा दोस्तों, मुझे यहाँ पर SP125 को चलाते हुए, यहाँ पर इस बाइक को चलाते हुए बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आई नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों, यहाँ पर भी 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली आपको वाइब्रेशन मिलेगा। और अगर आप लोगों को हाईवे पे राइड करना है, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में कहूँगा 100-105 तक ही आप मानकर चलिए। और अगर आप यहाँ पर 4th गियर पर भी अगर आप इसको शिफ्ट करके यहाँ पर 20-22 के स्पीड पर भी अगर आप चलाएंगे दोस्तों, तो भी यहाँ पर इंजन स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, इंजन हीटिंग इशू आपको होगी नहीं। और माइलेज करीबन आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं 55-60 प्लस तक की भी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं 2 से 3 सर्विस होने के बाद, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को इसके बारे में जो है मतलब बता दिया। अब जहाँ तक बात है दोस्तों स्टेबिलिटी की, देखिए पहली वाली मॉडल से हल्की सी ही आप लोगों को यहाँ पर मतलब वो जो एक बेहतरी फील होगी। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 mm बढ़ गया तो बहुत ज़्यादा बेहतर फील हो रहा है, लेकिन हल्का सा जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है स्टेबिलिटी में, वो आप लोगों को चलाने पर डेफिनेटली यहाँ पर समझ में आएगा। अगर आप लोग रेगुलरली इस बाइक को यूज़ करते थे पहले, और अभी अगर आप इस बाइक न्यू एडिशन को अगर आप लोग चला रहे हैं तो। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मुझे डिस्क ब्रेक तो मिला नहीं है, लेकिन ड्रम ब्रेक मिला है। चलिए उसी से हम लोग यहाँ पर अभी इसकी जो रिव्यू है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पर ले चलेंगे करीबन 50 से 60 के बीच में, और फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। रियर में कोई है नहीं, देख के मैंने ब्रेक किया है। देखिए दोस्तों, भले ही फ्रंट में यहाँ पर 130 mm की ड्रम ब्रेक ही यहाँ पर मुझे वेरिएंट के हिसाब से क्यों ना मिला हो, लेकिन मैं कहूँगा ये काम अच्छी तरीके से कर रही है। अब लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये ड्रम ब्रेक है, डेफिनेटली अगर डिस्क ब्रेक होगा तो उसकी आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स रहेगी, ब्रेक की जो क्वालिटी रहेगी वो और बेटर रहेगी, मतलब और बेटर ब्रेकिंग आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब रियर ब्रेक का इस्तेमाल करके देखते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, रियर ब्रेक इस्तेमाल होते ही यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है वो भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है। तो इसको भी ले चलेंगे करीबन 60 पे, देन ब्रेक अप्लाई करेंगे। और 59 पे ही मैंने रियर ब्रेक अप्लाई कर दिया। देखिए मैंने यहाँ पर फ्रंट ब्रेक पकड़ी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे मैं अमूमन हर बाइक में कहता हूँ, रियर ब्रेक अप्लाई करने पे मतलब फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जा रही है तो बहुत कुछ मतलब डिफरेंस समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, नॉर्मल है। मतलब कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर की है। जैसे आप रियर ब्रेक पे अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वो जो स्पीड कट डाउन हो जा रही है वो फील आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और अभी चलिए रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देखेंगे मैनुअली, क्योंकि ये फिसलने से बचाने के लिए सबसे बेहतरीन तकनीक है, क्योंकि यहाँ पर ABS तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको ले चलेंगे वही करीबन 55-60 तक, देन यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको अप्लाई करेंगे और 60 पे ही रियर विद फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों, वेरी ऑनेस्टली आई विल टेल यू, मतलब क्योंकि यहाँ पर ड्रम ब्रेक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए अच्छी खासी रिस्पांस आप लोगों को मिले, लेकिन डेफिनेटली अगर ये डिस्क ब्रेक होती तो फ्रंट से रिस्पांस आप लोगों को यहाँ पर और बेहतर मिल सकती थी। लेकिन ठीक है, हम में से ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें ड्रम ब्रेक ही मिले, तो उनके लिए ये बाइक भी अच्छी खासी मतलब महसूस हो सकती है। लेकिन डेफिनेटली मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग को ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स चाहिए तो आप लोगों को डिस्क ब्रेक 240 mm वाली जो डिस्क वेरिएंट है उस पर आप लोगों को जाना चाहिए। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो देखिए, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, मैं कहूँगा थोड़ी सी मिड साइड पर इसको सेट करा गया है। और कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर
जैसे मैंने आप लोगों को एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा था कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम हो नहीं रही है, लेकिन अगर टायर्स थोड़ी और चौड़ी होती तो और मज़ा आता। लेकिन नॉर्मल अगर कंडीशन पे देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, हाई स्पीड और टॉप स्पीड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्नरिंग पे भी हल्का फुल्का अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, दो मैं बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो जब आप ऊबड़ खबड़ रास्तों पर जाएंगे ना, तब आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा कंफर्टेबल राइड दे सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा झटका आपको ये फील नहीं कराएगी। ऐसा नहीं है कि झटका एकदम ही फील नहीं कराएगी, झटका फील तो आपको कराएगी, लेकिन जब आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे तब। मतलब अगर आप गड्ढों पर भी जा रहे हैं तो एक मतलब आप समरी समझ लीजिए कि आपको काफ़ी मतलब एक कंफर्टेबल राइड यहाँ पर मिल सकता है देखने को। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफर्टेबल राइड मिलेगा डेफिनेटली। अगर आप लोग SP 125 से कंपेयर कर रहे हैं तो उसके मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को राइड कंफर्टेबल ही देखने में मिलने वाला है। तो ओवरऑल सस्पेंशन की अगर बात करी जाए दोस्तों, आप लोगों को एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स जो है आप कह सकते हैं एक सुइटेबल आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा अगर इंडियन रोड कंडीशंस को यहाँ पर कंसिडर करी जाए तो। और वहीं अगर आप लोग ओवरऑल अगर बाइक देख रहे हैं दोस्तों की हैंडलिंग कैसी है, तो जब आप इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों तो 113 किलोग्राम ही अगर आप समझ के चल रहे हैं तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट फील नहीं हो रहा। मतलब लाइट वेट है, ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर इस बाइक में समझ में आ रहा है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों यहाँ पर रियर व्यू मिरर के बारे में, तो काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है। सिटिंग पोजीशन जो है दोस्तों वो काफ़ी कंफर्टेबल है, आप सामने की तरफ पैर कर रहे हैं, काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं। पिलियन के लिए सीट काफ़ी सही है। तो अगर आप देखिए सिटी राइड के लिए तो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी इस बाइक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए, तो भी आप लोग कर सकते हैं। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये जो सिटिंग पोजीशन है उसके लिए आप लोगों को होने नहीं वाले, काफ़ी कंफर्टेबल राइड ही देगी इंस्टेंट, ठीक है। और वही अगर दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, इनफैक्ट अगर आप लोग डिस्क मॉडल पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो भी आप लोगों को मिल जा रही है। अब देखिए एक्सेलरेशन ठीक ठाक है, ब्रेकिंग भी आप लोगों को इसमें तो ठीक ठाक ही मिल रही है। डिस्क ब्रेक वाली वेरिएंट में आप लोगों को काफ़ी अच्छी खासी देखने में मिल जाती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर एक जो आप लोगों को फिजिकल चेंज मिलेगा कि टायर चौड़ी हुई है, मैं कहूँगा दोस्तों उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा, लेकिन डेफिनेटली हल्की से यहाँ पर स्टेबिलिटी में आप लोगों को बेहतरी जो है वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली समझ में आ रहा है। और ओकेशनल लॉन्ग राइड्स तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप लोग इसको अगर आप सिटी राइड्स के लिए यूज़ करें तो आप लोगों को बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों को इसमें से देखने में मिल जाएगी। मोटा मोटा दोस्तों बात हो चुका है कि बाइक में हमें यहाँ पर मिल क्या रहा है, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा वो है दोस्तों इस बाइक की यहाँ पर ये कॉर्नरिंग एबिलिटी। ये देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर मुझे कॉर्नरिंग करते वक्त कोई डर वगैरह फील हुआ, लेकिन छोटे मोटे स्पीड पे से करी जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पीड पर मैं इसको रेकमेंड नहीं करता हूँ। मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में बात हो चुका है, क्या इस बाइक में मिल रहा है, क्या आप लोगों को पहले से चेंज मिल रही है, ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस कैसा है। अब चलिए चलते हैं कंक्लूजन पे एंड देन बात करते हैं कि 125 सीसी में कम्यूटिंग सेगमेंट के हिसाब से अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि शाइन 125 OBD2 मॉडल खरीदना सही होगा। तो देखिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, अगर आप लोग लुक देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अब देखिए स्पोर्टी जो बाइक आती है रेडा 125, शाइन, मतलब आप कह सकते हैं एक्सट्रीम 125, ठीक है, उनके साथ यहाँ पर कंपैरिजन पे इसको नहीं लाएंगे NS 125, बिकॉज वो लुक ही स्पोर्टी वहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर ओल्ड स्कूल लुक के साथ अगर आप देख रहे हैं तो ग्लैमर की OG ग्लैमर 125 OG मॉडल जो आती है वो इसकी एक टफेस्ट कॉम्पिटिटर है। प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्लैमर OG आप लोगों को करीबन 1,06,000 से 1,10,000 के बीच में देखने को मिलती है। मतलब जो ड्रम मॉडल है वो 1,06,000 और डिस्क मॉडल 1,10,000 तक वो आप लोगों को मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी प्राइस आप लोगों को वही प्राइस रेंज में देखने को मिलेगी, शायद 1 से 2,000 रुपये आप लोग यहाँ पर कम पे कर रहे हैं। देखिए अभी भी मैं जब भी होंडा की कोई भी प्रोडक्ट लाता हूँ मैं हमेशा ये बात की जिक्र करता हूँ कि होंडा की रिलायबल इंजन, ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए थी, साथ ही आप लोगों को फैमिली के साथ राइड करने के लिए एक अच्छी खासी सीट चाहिए, आपको चाहिए था कि अभी फीचर वाइज ये अपडेट हो, जैसे कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिजिटल मीटर कंसोल और ये आप कह सकते हैं गियर पोजीशन सेंसर वगैरह, साथ ही आप लोगों को यहाँ पर लाइट भी ठीक ठाक चाहिए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया लाइट है, लेकिन हैलोजन के हिसाब से ठीक ठाक लाइट एंड टॉप ऑफ ऑल माइलेज अगर आप लोगों के लिए मैटर करती है, 60-65 kmpl तक की माइलेज, मेरे ख्याल से दोस्तों ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ी और बेहतर चीज़ चाहिए फीचर वाइज मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इंजन या फिर आप कह सकते हैं माइलेज के हिसाब से नहीं, अगर आप लोगों को वो लाइट थोड़ी और बेहतर चाहिए, अगर आप लोगों को वो हैजार्ड लैंप वाली ऑप्शन चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1,000 से 2,000 रुपये और ज़्यादा पे करें तो आप लोग के लिए ग्लैमर OG 125 भी आप लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप लोगों को हीरो एज अ ब्रांड ओन करना है या फिर होंडा, बिकॉज दोनों में आप लोगों को 19-20 परफॉर्मेंस का ही फ़र्क मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आफ्टर अपडेट आप लोगों को ये अभी सही लग रहा है रिव्यू के बाद
या फिर अभी आप लोग ग्लैमर 125 या फिर दूसरी 125 सीसी बाइक के साथ जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पे लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।